वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 10 कंप्यूटर उसका यहाँ पे चैप्टर 9 प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने आगे के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर जो है 8 तक के वीडियो अगर नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। डायरेक्टली आपका सबका थियोरिकल सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। प्रैक्टिकल जो है वो आने वाले हैं तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। ओके, तो डायरेक्टली ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है इंट्रोडक्शन। तो हम देखते हैं कि लोगों की अपनी लाइफ में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और वो प्रॉब्लम जो है वो मेंटल भी हो सकती है या तो मशीन प्रोसेस वाली हो सकती है। मतलब कि एक उसके लिए हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी जिससे हम क्या कर सके, उसका सॉल्यूशन निकाल सके। कहीं पे प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो प्रेडिक्टेबल होती है, मतलब उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि हम ये मेथड लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। और दूसरी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, वो थोड़ी क्या बोलते हैं, थोड़ी हार्ड होती है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना। इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। पहला उसमें आ रहा है जो है वेल डिफाइन और दूसरा जो है वो इल डिफाइन। ठीक है, तो कंप्यूटर के फील्ड में हम बात करें तो कंप्यूटर जो है वो वेल डिफाइन प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि कंप्यूटर का खुद का दिमाग नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम जो है इट इज़ अ सेट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू अकम्प्लिश सम टास्क और सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब कि कोई भी प्रोग्राम है उसमें हम जितने भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन लगते हैं उसका पूरा एक सेट बना दें, उसका ठीक है उसका पेज बना दें और हमारे जो टास्क को हासिल करने के लिए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उस इंस्ट्रक्शन को ही बोलते हैं प्रोग्राम। कंप्यूटर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है, वो सिर्फ हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। और क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का खुद का दिमाग नहीं है। तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़े 8 पॉइंट है, उसको हमें याद रखना पड़ेगा। वो कौन कौन से उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। पहले तो प्रॉब्लम कौन सी है उसके बारे में उसको पहचानो। दूसरा है इनपुट आउटपुट और कंस्ट्रेंट, जो है हम कौन सी मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई करो। फिर आउटपुट प्राप्त करने के लिए कौन सी कंडीशन हमें डालनी पड़ेगी उनको आप क्लासीफाई करो। फिर उसके कंस्ट्रेंट, लिमिटेशन और प्रॉब्लम्स क्या क्या है उनको आप आइडेंटिफाई करो। फिर आप उसके लिए जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए कोई दूसरी मेथड भी है या नहीं है उनको भी आप पकड़ो। फिर है बेस्ट अल्टरनेटिव्स, मतलब सबसे बढ़िया मेथड हम कौन से लगाएंगे वो भी चेक करो। और फिर इंस्ट्रक्शन सेट जो है कंप्यूटर रिजल्ट, उस इंस्ट्रक्शन सेट का इस्तेमाल करके आप अपना जो रिजल्ट है उसको गेन करो और आउटपुट को करेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि आउटपुट में जो गलतियाँ आ रही थी उसको हमें करेक्ट भी करना पड़ेगा इफ़ यू स्टडी। तो यहाँ पे जो अगर ये 8 पॉइंट हम अच्छे से स्टडी करते हैं, कोई भी कंप्यूटर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हम इसका सॉल्यूशन और उसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखना है वो हमें रियलाइज़ हो जाएगा और स्टेप वाइज हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि प्रोग्राम कुछ है ही नहीं, प्रोग्राम इज़ नथिंग, क्योंकि उसमें हमें क्या करना होता है, सिर्फ प्रोग्राम के स्टेप वाइज सॉल्यूशन जो है उसके कमांड को हमें फॉलो करना पड़ता है और प्रोग्राम कुछ नहीं है। तो प्रोग्राम से डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम का रहता है उसको हम 3 अलग अलग कैटेगरी में उसको उसकी 3 टेक्निक है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला है सूडो कोड, दूसरा है फ्लो चार्ट, तीसरा है एल्गोरिथम। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं सूडो कोड के बारे में। तो एक सूडो कोड का मतलब होता है एक फेक या तो सिम्युलेटेड कोड होता है। हम यहाँ पे उसके लिए एक बात करेंगे। मैं आपको एक प्रोग्राम दूंगा जिसमें कि कोई एक नंबर है उसको हमें फाइंड करना है कि वो ऑड है या इवन है। ठीक है, ऑड या इवन नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस नंबर को डालेंगे, एंटर करवाएंगे, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर फाइंड करेंगे उसकी रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर आती है 1, अगर रिमाइंडर 1 आती है तो वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। अगर नहीं आती है तो वो नंबर क्या होगा, इवन होगा। तो इस तरह से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। फिर आ रहा है नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है वो जो भी एक्शन यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं मशीन के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जितने भी सिंबल यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पे उसके थ्रू
हम फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबल्स को इसलिए क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है वो पूरी प्रोसेस बताता है, जिसमें वो कहाँ से शुरू होता है, उसमें इनपुट कौन कौन से है, उसका पाथ क्या है, सर्किट कौन सी है, क्या हमने एक्शन ली थी, क्या हम उसके डिसीजन पॉइंट रहे थे, और फाइनली आउटपुट क्या मिला था, वो सब कुछ हमें फ्लो चार्ट से पता चलता है। फिर सिंबल कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो ANSI मतलब है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसने क्या बताया था, ये पर्टिकुलर सिंबल जो है उसको डिफाइन किया था, उसको स्टैंडर्डाइज किया था फ्लो चार्ट के अंदर, जो पूरी दुनिया में अभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, और यही मेथड जो है प्रोग्राम लिखने की सब जगह चल रही है। तो ये सिंबल के बारे में, उसका शेप कैसा रहेगा, वो क्या इंडिकेट करते हैं, उसे क्या पता लगा सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पे हासिल करेंगे। तो अगली स्लाइड में आ रहे हैं यहाँ पे सिंबल जो है ओवल शेप का। ओवल शेप के सिंबल से हम यहाँ पे ये पता लगा रहे हैं कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है और एंडिंग पॉइंट है वो ओवल शेप में रहेगा। स्टार्ट एक्शन और एंड एक्शन उससे पता चल जाएगी। दूसरा यहाँ पे है इनपुट आउटपुट जो रहता है, जो भी हमें वैल्यू इनपुट करवानी है, जैसे कि x की वैल्यू है या फिर वैल्यू है y की, तो उनको हम पैरेललोग्राम वाले सिंबल में उस रहेगा जिसमें हम इनपुट डालेंगे। प्रोसेस करने के लिए अपने पास सिंबल होगा तीसरा, मतलब कि यहाँ पे रेक्टेंगल, जिसमें हमें दोनों के बीच में प्लस करवाना है, एडिशन करवाना है। तो यहाँ पे a और b के बीच में जो प्रोसेस है उसको क्या बताएंगे, c = a + b। ठीक है, तो उसका रिजल्ट जो है यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, उसकी प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगी। फिर आ रहा है कंपोनेंट 4, इसमें लिखा है कंडीशन चेक करना है। तो कंडीशन चेक करना है मतलब यहाँ पे डिसीजन लेना है। तो अगर एक मानो कि x > y ऐसा कोई एक प्रोसेस है, अगर है यस तो वो इस साइड आगे बढ़ेगा, अगर नहीं है तो वो नीचे की साइड आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पाथ फॉलो करने वाली कंडीशन को यहाँ पे एक डायमंड शेप में बताया गया है। ठीक है, जिससे पूरी प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ेगी। उसमें 2-3 ऑप्शन रहते हैं, 2 से ज़्यादा ऑप्शन भी रहेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि हमेशा यहाँ पे इनपुट भी ज़्यादा हो सकते हैं, आउटपुट भी ज़्यादा हो सकते हैं। फिर एक कनेक्टर के बारे में बात करें तो सर्कल होगा। सर्कल जो है वो क्या करेगा, जितने भी फ्लो चार्ट है उसको इनपुट कहीं से आ रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे इनपुट आ रहे हैं ऐसे बहुत सारे, तो उसको ज्वाइन करने के लिए कनेक्टर का इस्तेमाल होता है। और फ्लो लाइन जो है वो सिर्फ नॉर्मल लाइन होती है। ठीक है, जो हमारे पाथ बताता है कि कहाँ पे वो जा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि प्रोग्राम इस तरफ आगे जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सिंबल वेरिएबल और लूप जो फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात आ रही है इसमें टर्मिनल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है प्रोग्राम का वो बताता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसमें आएगा इनपुट आउटपुट जो है वो डेटा हम जो वेरिएबल उसको एंटर करवाते हैं, उसको पैरेललोग्राम से बताते हैं। ठीक है, और टर्मिनल को किससे बताते थे, ओवल शेप से। तो दोनों का शेप हमें याद रख ले रहे हैं। और रिजल्ट वहाँ पे मतलब प्रिंट द रिजल्ट वैल्यू, इनपुट आउटपुट की रिजल्ट वहाँ की यहाँ से पता चल जाएगा कि अपना इनपुट क्या क्या था। फिर प्रोसेस के लिए हमने देखा था कि एक रेक्टेंगल था। ठीक है, उसके अंदर हम प्रोसेस करवा रहे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी प्रोसेस है, लॉजिकल ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ये यहाँ पे होने वाला है। तो प्रोसेस के अंदर आएगा, उसका सिंबल क्या रहेगा, रेक्टेंगल। फिर नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है डिसीजन जो है उसमें हम क्या होगा यहाँ पे, तो जो भी आउटपुट निकलने वाला है वो उसको हम डायमंड शेप से डिसीजन के अंदर उसको हम डालेंगे। यहाँ से ये पता चलेगा, कंडीशन एक डाल सकते हैं जैसे कि x > y, x = y है, ये सबको चेक करना है, टेस्ट करना है, तो टेस्ट सिंबल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, टेस्ट सिंबल के रूप में हम डिसीजन को यहाँ पे जानेंगे। फिर इसको इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्किप सर्टेन स्टेप्स टू मूव सम अदर स्पेसिफिक स्टेप्स इन द प्रोसेस। मतलब कोई स्टेप यहाँ पे ख़त्म करना है तो उसको स्किप करने के लिए भी ये वाला जो डिसीजन है वो काम आएगा। ठीक है, उसमें डेटा जो भी एंटर होगा एक ही पॉइंट से एंटर होगा, लेकिन उसका एग्जिट जो है वो एग्जिट ज़्यादा पॉइंट पे हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है, यहाँ पे हम देख सकते हैं टू वे ब्रांच। तो टू वे ब्रांच में क्या है, तो टू वे ब्रांच में इनपुट एक ही है, आप देख सकते हो इधर, और आउटपुट कितने हैं, 2 है। ठीक है,
एक यस और नो वाला। अगर ए बी से बड़ा होगा तो उसमें आउटपुट 2 आ सकते हैं। फिर 3 वे ब्रांच, तो इसमें इनपुट एक ही है लेकिन आउटपुट जो है वो कितने हैं, 3 है, ठीक है। ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, तो इसको 3 वे ब्रांच बोलते हैं। अब आ रहा है 5 वे ब्रांच, ये भी है, मतलब 5 मतलब यहाँ पे 5 आउटपुट है, मल्टीपल वे बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, तो ए इक्वल टू हो सकता है 1 0 2 3 कुछ भी हो सकता है, या दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो उसको मल्टी वे ब्रांच बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्टर के बारे में। तो कनेक्टर में देखा था आगे कि एक सर्कल था जिसमें क्या होगा कि इट इज़ जब व्हेन फ्लो चार्ट बिकम्स टू लार्ज टू फिट इनटू सिंगल पेज और इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ एरो टू लिंक टू प्रोसेस, मतलब कि जब यहाँ पे फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें सिंगल पेज में वो नहीं आ पाता है और 2 प्रोसेस को एक साथ लिंक नहीं हो पाता है, तब हम एरो से उसको नहीं जोड़ कर ज्वाइन कर सकते, इसके लिए टू सर्कल का इस्तेमाल होता है। सर्कल जो है 2 अलग अलग प्रोसेस को कनेक्ट करने में काम आता है, ठीक है, और उसमें से सिंगल पेयर में आउटपुट निकाल के भी देता है और ज़्यादा ज़रूरत हो तो ज़्यादा में मतलब सिंगल पेयर में ही आउटपुट निकालता है, ये बात याद रखनी। फिर फ्लो लाइन जो है उसमें वो पाथ फॉलो कहाँ पे हो रहा है, सीक्वेंस कहाँ पे आगे बढ़ रहा है, इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आगे बढ़ रहा है, किस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी देगा, ठीक है। वो प्रोग्राम का फ्लो शो करता है, ये बात भी हमें याद रख लेनी है। फिर नेक्स्ट आ रहा है वेरिएबल जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जिसको हमें पहले उसमें वैल्यू हम असाइन कर देंगे, उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तब उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। लूप जो है एक सेट ऑफ स्टेटमेंट रहता है जो उसमें वो घूमता ही रहता है, उसको बोलते हैं लूप, ठीक है। जैसे कि मैं बोल देता हूँ मेरे पास x इक्वल टू है 10, ठीक है। अब मैं ऐसा लिखता हूँ तो x की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करो और जब तक वो 10 नहीं होती तब तक आप आगे बढ़ते रहो। तो पहले मैं 0 लूँगा, फिर 1 लूँगा, 2 लगा, ऐसे वो प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहेगा, 10 तक चलेगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लूप। नेक्स्ट इसमें आ रहा है एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो इजी हो जाता है अगर हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। कैसा मिलता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो इससे क्या समझना आसान है, हम देखते हैं ना कि कोई अगर हम बहुत सारी लिखी हुई चीज़ को देखते हैं और एक पिक्चर को देखते हैं तो पिक्चर से जल्दी से अपने दिमाग में बैठ जाता है, और रीडिंग वाला टास्क जो होगा वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है, और पिक्चर को देखने से वो जल्दी से हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है। फिर दूसरा है कि इट प्रोवाइड्स द कन्वीनिएंट एड फॉर राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। ये हमें इसमें इस तरह के जो कंपोनेंट एलिमेंट दिए हुए हैं कि जिससे हम कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा, वो प्रोग्रामर को असिस्ट गाइड भी करता है, वो सुधारता भी है, उसके रिव्यू भी हर कहाँ पे हमारी गलतियाँ हो रही है वो भी हमें बताता है, और ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे होगी, उसकी अलग अलग कौन सी मेथड उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करता है। फिर डिसएडवांटेज क्या है, और इस एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। जो फ्लो चार्ट जो है वो बड़ा हो जाता है जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं, ठीक है, तब ये फ्लो चार्ट उसका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तब ये मेथड थोड़ी क्या है, टेडियस है, लेबोरियस भी बोल सकते हैं, टेढ़ी हो जाती है मेथड, ठीक है, फिर ये काम नहीं आती। फ्लो चार्ट कंसिस्ट ऑफ सिंबल, इसमें सिंबल से पूरा बना हुआ है, ठीक है। जो प्रोग्राम में जो चेंज होता है वो हर बार आप यहाँ पे प्रोग्राम में चेंज होने से आपको फ्लो चार्ट सेम नहीं होगा। अगर आप कुछ वेरिएबल चेंज करते हो तो फ्लो चार्ट को फिर से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये बात भी हमें याद रखनी है। फिर देयर आर नो स्टैंडर्ड स्पेसिफाई द सर्टेन डिटेल ऑफ डेटा। कोई डेटा ऐसा होता है कि इसमें कोई स्टैंडर्ड डिटेल नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें फ्लो चार्ट जब उसका बनाते हैं तो उसकी प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है कि दूसरे इसमें लिखा है फ्लो चार्ट फॉर द गिवन प्रॉब्लम ऑल्दो विथ अ सिमिलर लॉजिक मे वेरी इन द टर्म ऑफ डेटा शोन। दूसरे लॉजिक भी हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने मेथड अप्लाई की है वही मेथड से प्रोग्राम जो है सॉल्व होगा, दूसरी मेथड से भी हम प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा है एल्गोरिदम में क्या है वो बात यहाँ पे करेंगे। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। एक नेचुरल लैंग्वेज में एल्गोरिदम को लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंग्लिश भाषा में हमें लिख रहा है, उसमें कुछ दूसरा नहीं है। और ये जो है कंप्यूटर तो उसकी भाषा इंग्लिश है नहीं, उसकी भाषा कौन सी है, बाइनरी है, तो हमें यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और वो ईजिली आजकल जो है कन्वर्ट हो जाता है।
अब उसके एल्गोरिदम के एग्जांपल के बारे में बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हमें कोई एक एल्गोरिदम बनाना है जिसमें हम जो हमारे पास अमाउंट है उसका इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम फिर उसमें उसकी वैल्यू डाल देंगे, टाइम पीरियड डाल देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे और फिर उसका सॉल्यूशन जो हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे ये स्टार्ट होगा, तो पहले स्टार्ट, फिर उसमें पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट का वेरिएबल लिखेंगे 0 से, फिर अमाउंट लिखेंगे 10,000, साल रहेंगे अपने 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का और फिर जो प्रिंट करेंगे उसकी वैल्यू और फिर उसका एंड हो जाएगा, ठीक है, एंड लास्ट में हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हम पर्टिकुलर अमाउंट के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जिस तरह से ये प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की उसका एल्गोरिदम आपके सामने जो बताया, तो इस तरह के बहुत सारे एल्गोरिदम हम बना सकते हैं और उसका फ्लो चार्ट भी बना सकते है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है आएगा तो मैं आपको नोटिफाई करूँगा, तब तक आगे के चैप्टर भी रिवाइज़ करना और उसको देखना मत भूलना, और ठीक है उसके पार्ट 2 जो है प्रैक्टिकल के आएंगे तो उसको भी देखते रहना। ओके, थैंक यू ऑल।